नमस्कार मित्रों, समाख्या यस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज 16 अगस्त है। आज वीडियो बनाने में थोड़ा देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कल हमने स्वतंत्रता का 76वां वर्षगांठ मनाई थी और उसी के निमित्त लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना उद्बोधन दिया। आज की खबरों में अधिकांश चीज़ें प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से संबंधित ही होंगी। समाचार विश्लेषण श्रृंखला यानी आज 16 अगस्त के दिन का पूरा समाचार पत्र, जिसको मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम दैनिक जागरण को आधार बनाएंगे और इसकी संपूर्ण खबरों को अच्छे से विश्लेषित करेंगे, मुख्य मुख्य बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण यानी 5 संकल्प लेने की बात कही। वो 5 संकल्प कौन कौन से हैं? वो 5 संकल्प हैं: भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, गुलामी के सोच से मुक्ति पानी है, अपनी विरासत पर गर्व करना है, एकता और एकजुटता बनाए रखना है और नागरिकों के कर्तव्यों का बोध कराना है। नागरिक कर्तव्यों का बोध होना आवश्यक है। हमने जाना इन 5 संकल्पों को किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य के द्वारा इस देश को अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्पना, विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य रखा है। तो इस विकसित राष्ट्र के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं वो इन संकल्पों के द्वारा परिलक्षित होती हैं। जैसे गुलामी के सोच से मुक्ति, यानी हम विदेशियों के द्वारा ऑथराइज्ड होने का इंतज़ार करते हैं। वो विदेशी अगर कह दें ये बात सत्य है तो चाहे कैसी भी खराब बात हो, झूठ बात हो, गलत बात हो, हम उसको भी सही मान लेते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपे, तब हम उसके सत्यापित की जा सके बात को। हम इंतज़ार करते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी कब कहते हैं क्या ये बात सही है, तभी हम उसको सही मानेंगे। हम अपनी बातों पर विश्वास नहीं करते, अपनी बातों पर भरोसा नहीं करते, हम अपनी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये है गुलामी की सोच, ये है हमारी औपनिवेशिक मानसिकता, कॉलोनियल माइंडसेट। इससे हमको फ्री होना है, फ्री फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट। अगली बात उन्होंने कही, अपनी विरासत पर गर्व करना, ये संकल्प लेना है। हमारे पास जो भी है विरासत, हेरिटेज में केवल पुराने भवन और हमारे मंदिर और ये मठ वगैरह नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता भी इस अपनी पुरानी विरासत में आ जाते हैं और अपनी इस विरासत को हमें गर्व करना ही चाहिए। इस विरासत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। इसी विरासत में योग आता है, इसी विरासत में आयुर्वेद आता है, जिसका लोहा अभी कोरोना पीरियड में पूरे विश्व ने माना है। हमारी परिवार व्यवस्था हमारी विरासत है, हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारे मूल्य व्यवस्था हमारी विरासत है। तो इस पर गर्व करना बनता ही है। जब तक अपनी चीज़ पर गर्व नहीं होगा, अपनी चीज़ पर प्राइड नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जिस गति से हमको बढ़ना चाहिए। तो प्राइड ऑन आवर हेरिटेज, एकता और एकजुटता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी बनाए रखना है, एकता बनाए रखना है, एकजुटता बनाए रखना है। अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, विविधता भरा हमारा समाज है, विविधता भरा हमारा राष्ट्र है, विविधता भरा हमारा देश है। और इस विविधता, इस डाइवर्सिटी को प्रधानमंत्री जी ने इसी भाषण में अनमोल, अनवैल्यूएबल थिंग कहा है। इसी विविधता को हमें बनाए रख करके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसी को कहते हैं, इसी विविधता को बनाए रखते हुए हमें एकता स्थापित करनी है। और इसी एकता से हम पिछले 75 सालों में आगे बढ़े हैं और इन 25 सालों में जितना 75 साल में बढ़े हैं उससे कई गुना आगे बढ़ने की संकल्पना है। यही संकल्प है, यही प्रण है। नागरिक कर्तव्यों का बोध, यानी सिटीजन्स को अपनी ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए। हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ड्यूटीज़ स्थापित की गई हैं और वो आज जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या 11 है।
और उनमें से कुछ ड्यूटीज़ का जिक्र जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने कल अपने उद्बोधन में लाल किले से बोला है। उन्होंने 2 चीज़ों पर विशेष जोर दिया, और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? वो 2 चीज़ें हैं, जो कमियां हैं उनसे हमको बचना है। पहला, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम निर्णायक जंग करने के लिए तैयार रहें, ऐसे कदम उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का बोला है। दूसरा है भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म। जो भाई भतीजावाद है इसने भी देश को खोखला किया है, देश को आगे बढ़ने से रोका है। तो इन दो चीज़ों पर भारतीय प्रधानमंत्री लगातार बोलते आए हैं, और लाल किले से बोलना 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन बोलना अपने आप में महत्व की बात होती है। और इसी महत्व के कारण कल का उनका वक्तव्य जो स्वाभाविक रूप से किसके संबंध में, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के संबंध में है, बहुत मायने रखता है। लगातार हम देख रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और इन कार्रवाइयों के कारण से बहुत सारे लोग जो किसी न किसी रूप में भ्रष्ट आचरण के में लिप्त पाए जा रहे थे, और वो अब जेलों में हैं, और उनके जेल केवल इसलिए नहीं है कि वो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, इसलिए नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के विरोधी रहे हों। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जनता का पैसा उन्होंने खाया है, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जिसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर जनता के पैसे को किसी को खाने नहीं देंगे, जनता के पैसे का हिसाब सबको करना ही पड़ेगा। गुलामी का अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए, गुलामी की मानसिकता ही नहीं रहनी चाहिए। मन के किसी भी कोने में गुलामी का अंश नहीं बचेगा, इस प्रकार की उन्होंने कल्पना की है। उन्होंने योग्यता के आधार को उन्होंने कहा है कि देश को अगर आगे ले जाना है तो हमको योग्यता का आधार बनाना पड़ेगा। भाई भतीजावाद, सिफारिश, परिवारवाद ये नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार ये भी नहीं चलेगा। इन सब के लिए प्रधानमंत्री जी ने कल के अपने उद्बोधन में बहुत ज़्यादा जोर दिया है, और सब पर इसका दायित्व दिया है कि आप सबका अगर साथ होगा, यानी युवाओं का साथ विशेषकर अगर होगा, तो हम इस पर अच्छी कार्रवाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम वैसे तो बातें करते हैं, लेकिन हम उन्हीं भ्रष्टाचारियों को क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। उनके प्रति घृणा का भाव नहीं होता, उनके प्रति जो हेट होनी चाहिए सोसाइटी में, जिस समाज में उनको निकाल देना चाहिए, हम उनका सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, क्योंकि समाज से निकलने का जो डर होता है वो सबसे बड़ा डर होता है। उन्होंने अपने भाषण में प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात की है, सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी राज्य एक दूसरे का सहयोग करते हुए, राज्य केंद्र दोनों आपस में सहयोग करते हुए, राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर एक राज्य की जीडीपी इस बार कम है तो अगली बार अपने पड़ोसी राज्य से अधिक करने का प्रयास करें। वो प्रयास करें कैसे, हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसको हम एक्सपोर्ट करें। देश की जीडीपी में हम कितना अधिक योगदान कर सकते हैं, इस प्रकार का विचार मन में ले करके राज्य काम करेंगे तो फिर बात जरूर बनेगी। उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि अलग अलग राज्यों की कार्यशैली यानी वर्किंग स्टाइल अलग अलग हो सकती है, लेकिन संकल्प एक ही है। वो संकल्प क्या है, इस भारत को, इस राष्ट्र को
प्रगति के पथ पर ले जाना, इस राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाना, इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी राज्यों के कार्यक्रम अलग हो सकते हैं, सभी राज्यों के कार्यशैली अलग हो सकती है, लेकिन संकल्प अलग नहीं हो सकते। इसी सहकारी संघवाद को लेकर के नीति आयोग का गठन हुआ था और नीति आयोग इसको लगातार बढ़ावा देने का प्रयास भी कर रहा है। हमको पता है क्योंकि कुछ ही राज्य देश में बहुत अच्छा करते हैं और कुछ राज्य अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जो अच्छा नहीं कर पाते हैं उनमें भी कंपटीशन की भावना, कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धा की भावना उनके अंदर होनी चाहिए, आनी चाहिए। डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि ये दशक जो है, हमारा ये डिकेड है, वो टेक्नोलॉजी डिकेड है। इसलिए उसका नाम दिया टेकेड, टेक्नोलॉजी डिकेड है। और इसमें भारत विशेष जो है उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत अब 5G सर्विसेज की तरफ बढ़ गया है। 4G से हम 5G के ऊपर कन्वर्ट, अभी हाल में ही इसका ऑक्शन पूरा हुआ है और हमने अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य भी रखा है, जो हम प्राप्त भी कर लेंगे। 5G से उन्होंने कहा कि 3 चीज़ों पर विशेष असर होने वाला है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? 3 क्षेत्र कौन से हैं? वो क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र, वो क्षेत्र है स्वास्थ्य का क्षेत्र, वो क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उन्होंने कहा ये जो टेकेड का समय है, इसको डिजिटल इंडिया हमको आगे बढ़ाने में मदद करेगा और डिजिटल इंडिया को बढ़ाने में गाँव का विशेष योगदान है। क्योंकि ये जो डिजिटल इंडिया का सपना है, जब तक गांव-गांव में, घर-घर में, हाथ-हाथ में इंटरनेट की सभी सुविधाएं न पहुंच जाएं, उनको और सभी जानकारियां उन तक न पहुंचें और उनको अपने भविष्य को अपने हथेली में लेने का अधिकार ना हो जाए, तब तक हम इसको डिजिटल इंडिया या समृद्ध भारत की ओर ले जाना नहीं कहेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भारत के गांव में 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर को चलाने वाले 4 लाख व्यक्ति गांव में हैं, जो एक्चुअल में कौन हैं? वो गांव में बैठे हुए हमारे टेक्नोक्रेट हैं, वो उद्यमी हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं। और इसी आधार पर भारत टेक्नोलॉजी का हब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा से संबंधित किसी भी विषय को नहीं उठाया है। इसके पीछे मजबूत कारण दिए जा रहे हैं। वो मजबूत कारण क्या हो सकते हैं? वो मजबूत कारण है कि हम आंतरिक सुरक्षा पर लगभग विजय प्राप्ति की ओर हैं। बीच बीच में होने वाली छुटपुट घटनाएं, बीच बीच में होने वाले सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले होने वाले कार्यक्रम, बीच बीच में किसी न किसी, जिसको हम कहते हैं रिलीजियस फैंटिज्म, यानी जो धार्मिक कट्टरता है, उसके कारण से कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं। उसके अलावा भारत में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जैसे नक्सलवाद है, जैसे आंतरिक आतंकवाद है, ये सब चीज़ें अब काफ़ी हद तक नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 से नक्सलवाद का जिक्र नहीं किया, 2018 के बाद पूर्वोत्तर में अलगाववाद का जिक्र नहीं किया। हम लगातार खबरें सुनते हैं, पूर्वोत्तर के जो अलगाववादी संगठन हैं या अब कई सारे हो गए हैं, वो लगातार मुख्य धारा में आ रहे हैं। नक्सलवाद जो 126 जिलों तक फैला हुआ था, अब मात्र वो 2 दर्जन यानी 24 जिलों के आसपास समेट कर रह गया। क्योंकि इसी नक्सलवाद को लेकर के मनमोहन सिंह ने 2007 में कहा था, नक्सलवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। अब वो कहीं ना कहीं समिट करके 24-25 जिलों तक रह गए। जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहीं पर भी बड़ी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं। इसीलिए अब उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को
अपने लाल किले के भाषण से नहीं उठाया है। जो गंभीर समस्या हैं, जो वास्तव में अंदर से देश को खोखला कर रही है, वो है भ्रष्टाचार की समस्या। उसको उन्होंने लगातार उठाया है। नागा और उल्फाओं को छोड़ करके लगभग पूर्वोत्तर का पूरा क्षेत्र शांति की ओर बढ़ चला है। तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने भी कहा है कि नागालैंड के नगा समस्याओं का शीघ्र ही स्वीकार हल चाहता है नागालैंड। तो उन्होंने कल ही यानी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ही ध्वजारोहण के बाद अपनी बात कही। तो इन दोनों बातों का लिंक बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी महापुरुषों का लगभग जिक्र किया, क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की एक लंबी लिस्ट है। लाखों नीम के पत्थर बन गए जिनको हम जानते भी नहीं हैं। हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हजारों लोगों को हम और जान गए हैं। नो योर हीरो कार्यक्रम चला करके पूर्वोत्तर के उन लोगों को, जिन लोगों के पास अलगाव अलगाव अलगाव, सेपरेटिज्म 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 इस प्रकार के नारे गूंजते थे, वो लोग जान गए हैं कि इस भारत भूमि के लिए हमने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगाई है, इस भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। तो नो योर हीरो के अंतर्गत देश के केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, जिला प्रशासक वहाँ जाकर के अपने राज्य के, अपने गांव के किसी हीरो की मूर्ति का अनावरण करते हैं और उस हीरो के बारे में जानने का मौका मिलता है। और ये कार्यक्रम आज का नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। तो इससे क्या हुआ है? इससे हुआ ये है कि पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में जो अलगाववाद पनप रहा था, वो अलगाववाद धीरे 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 खत्म होने के कगार पर है। और लोगों को महसूस हो रहा है, उनको एहसास हो रहा है, उनको फीलिंग आ रही है कि ये देश हमारा है। जितना गुजरात वाले का है उतना ही अरुणाचल वाले का भी है, क्योंकि इस देश को स्वतंत्र कराने में, इस देश के विकास में सबका योगदान है। तो इसीलिए उन्होंने सबके योगदान को याद किया है, किसी को छोड़ा नहीं है। महापुरुष कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जिसने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, चाहे वो कोई भी हो, उस सबको याद करना, उनका सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। तो सरकारें तो किसी को छोड़ नहीं सकती और छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी हमको भी किसी के प्रति असम्मान का भाव नहीं रखना है। कोई गलतियां हो सकती हैं, कभी कोई निर्णय ठीक नहीं हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को लड़ा है। क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि आपने देखा होगा कल के वक्तव्य में वो कहते हैं कि उनकी पूरी की पीढ़ी खप गई, तन मन धन सब अर्पित हो गया, तब जाकर के हमको ये स्वतंत्रता मिली है। उन्होंने आध्यात्मिक, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों, श्री अरविंद घोष हों, सबका जिक्र किया उन्होंने। जनजाति महापुरुषों का, बिरसा मुंडा हों, सिद्धो कान्हू हों, अल्लूरी सीताराम राजू हों, गोविंद गुरु हों, ऐसे महापुरुषों का जो है जिक्र किया, ताकि लगे कि भारत जो है कुछ लोगों के कारण से स्वतंत्र नहीं हुआ है। ये भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, इस भारत माता के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए देश के बहुत सारे लोगों ने लगातार संघर्ष किया है। लगभग सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों, सभी समुदायों के द्वारा इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लगातार संघर्ष होता रहा है और इसके विकास में भी सबका उतना ही योगदान है। और आप इसी योगदान को समझें और इसी को लेकर के आगे बढ़ें। और ये जो भावना है, स्वतंत्रता की भावना, देश को विकसित करने की भावना, जो भारत को माता कहने की भावना है, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है? हम विस्मृत हो जाते हैं। हो सकता है हमको कभी नींद आ गई हो, एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि हर घर तिरंगा अभियान जैसे जो अभियान होते हैं, वो देश के सामूहिक चेतना के पुनर्जागरण के अभियान होते हैं। इससे पता चलता है कि देश अभी जाग रहा है। अगर कहीं
सुप्तावस्था में दिखता हो, लेकिन ऐसे अभियानों से देश में जागृति आ जाती है, अवेयरनेस आती है। अब हम अवेयर हो गए हैं, हमारा कॉन्शियस जो है वो जाग चुका है, हम अपने आप को भारतीय के रूप में पहचानते हैं। धीरे धीरे देश से छोटी छोटी क्षेत्रवाद, जातिवाद, समुदायवाद, इनसे बाहर निकल के हम एक भारत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। कल के पेपर में जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति महोदया का उद्बोधन में कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत करना है, तो उस एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए इस जागरण का, इस पुनर्जागरण की आवश्यकता है। रेनेसा चल रहा है भारत का, क्योंकि भारत की ओर दुनिया देख रही है कि भारत कहाँ जाएगा, उसी ओर हम जाएंगे। इन भारत को नेतृत्व देने के लिए दुनिया तैयार है, लेकिन इस भारत को नेतृत्व कौन दिलाएगा? हम भारत के लोग दिलाएंगे, वो जिनमें चेतना की जागृति हो रही है। तो इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसकी अवेयरनेस, उसका रेनेसा हो रहा है। और इससे जो हर घर तिरंगा अभियान है, तो इससे केवल जागरण नहीं हुआ, जागरण हुआ है, लोगों को रोजगार भी मिला है, बहुत बड़ी संख्या में उत्साह भरा है। हमें लग रहा है कि हाँ, अब हम उस भारत के निवासी हैं जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो कभी विश्वगुरु हुआ करता था। आगे बात करेंगे। और ये पुनर्जागरण समय समय पर हमको कहाँ मिलता है देखने को? ये जागरण मिलता है कोरोना के समय पर, जब हमने क्या किया कि देश के नेतृत्व के कहने पर थालियां बजाई, देश के नेतृत्व के कहने पर दिए जलाए, देश के नेतृत्व के कहने पर हमने टीकाकरण यानी हमने वैक्सीनेशन करवाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार से दुनिया इस ऊहापोह में थी, इस असमंजस में थी कि टीका लें या न लें, वैक्सीनेशन करवाएं या ना करवाएं, उस स्थिति में आज हम 200 करोड़ टीका लगा चुके हैं, 200 करोड़ का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है उनका। ये रेनेसा जो है, ये अवेयरनेस कहाँ दिखती है? जब छोटा बच्चा 5-7 साल का बच्चा कहता है कि हम विदेशी खिलौना नहीं खरीदेंगे, हम विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे, हमको अपने भारत का खिलौना चाहिए। तो ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उज्जवल भविष्य की संकल्पना है, और उज्जवल भविष्य हमको दिखाई भी दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किस प्रकार से खेलों में हमने ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, और ट्रांसपेरेंसी से क्या हुआ है, उस पारदर्शिता से हुआ क्या है? उससे भारत में खेलों में भारत का लोहा दुनिया मानने लगी है, भारत में पदकों की संख्या बढ़ गई है, और वो पदक लगातार बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। जब आप देखते हैं कि देश का प्रधान नेतृत्व जो है बाहर खेल करके जब खिलाड़ी आते हैं उनके साथ संवाद करता है, तो कितना उत्साह बढ़ जाता है। जब वो कहता है कि अगर जो हार भी गया है तो वो एक पदक से कम नहीं है, तो उनमें इतना उत्साह भर जाता है खिलाड़ियों में कि वो आगे आने वाली जो भी गेम्स होंगे, जो भी प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जो भी कंपटीशन होंगे, उनमें जी जान लगा देता है, और वो अपने पदक को सुनिश्चित करता है, वो अपने पदक को लाकर ही रहता है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हमको जो खेल संस्थाएं हैं वहाँ से भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और धीरे धीरे हम उसको खत्म कर रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारी जो प्रतिभा है, हमारा टैलेंट है, जो राष्ट्र की क्षमताएं हैं, जो पोटेंशियल है हमारे नेशन का, उसको क्षति नहीं पहुँचेगी। उसको अभी हम वो डिटेरिएट हो रही थी। हमें इन संस्थाओं से और उन खेलों से पूरी तरह से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद को खत्म करना है। क्योंकि जब कि सिफारिश से कोई खिलाड़ी आगे जाता है तो वो खिलाड़ी क्या करता है? वो खिलाड़ी सिफारिश से खेल तो लेता है, लेकिन जीत ना उसके बस की बात नहीं होती है, तो क्योंकि जीत हार के लिए वो चयन ही नहीं हुआ है उसका। वो किसी सिफारिश से, वो किसी पहचान से, वो किसी परिवार से ताल्लुक़ रखने के कारण से, वो किसी के संबंधी होने के कारण से उसका चयन हुआ है। जीत हार तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें जीते हुए पदक विजेता लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की मिट्टी में असाधारण सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब देश स्वतंत्र हो रहा था, जब देश स्वतंत्र होने को था, तो कई सारे लोगों ने ये आशंका जताई थी, कई सारे देशों ने इस आशंका को इंगित किया था कि भारत तो कुछ सालों में, 20-25 साल में पुनः खंडित हो जाएगा, ये गुलाम, क्योंकि अंग्रेज नहीं रहेंगे इस देश में, तो अंग्रेजों की जगह पर कोई और नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अंग्रेज इस देश को एक करे हुए थे।
ये देश टूटा इसलिए नहीं क्योंकि अंग्रेज थे। इस प्रकार की धारणा है, हमको डराया गया, हमको निराश किया गया, हमको हताश किया गया, ऐसे सारे उपाय किए गए जिससे ये लगे कि अंग्रेज जाने के बाद ये देश विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हम लड़ मरेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी सारी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और इसका प्रमाण भी था, भारत का विभाजन इसका प्रमाण था कि जब ये दो समुदाय एक साथ नहीं रह सकते तो इतनी ज़्यादा विविधता कैसे एक साथ रहेगी। लेकिन भारत की जो मिट्टी है, हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था से, किसी भी शासन व्यवस्था से परे काम करती है। इसकी जो समाज व्यवस्था है वो हमारे राज व्यवस्था से ऊपर काम करती है। हम आज से नहीं, हजारों सालों से एक रहे हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति, इस प्रकार के श्लोक हमारे विष्णु पुराण में है। तो ये किसी अंग्रेजों के कारण से नहीं, किसी एक शासक के कारण से नहीं, किसी दो शासक के कारण से नहीं, किसी एक व्यक्ति के कारण से नहीं, ये हमारे यहाँ की समाज व्यवस्था के कारण से है। इस एकता को हमने बना के रखा है। एकता लगातार विविधता के बीच में एकता रही है। ऐसा नहीं है कि कभी विविधता नहीं थी, कभी एक जैसे लोग थे, ऐसा नहीं है। हमेशा से विविधता रही है, डाइवर्सिटी हमेशा से रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अनमोल शक्ति कहा है विविधता को, अनवैल्यूएबल पावर। उन्होंने कहा कि जो भारत की अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार के लोगों में अपना अपना टैलेंट है, और वो टैलेंट भाषा के बंधनों से बंध जाता है, लेकिन कई बार बंधने के बावजूद हम उस भाषा के बंधन को तोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। और सबको भारत की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। 22 भाषाएं हमारे अनुसूची 8 में, शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस भारत की संवैधानिक भाषाएं हैं, उनको हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। हिंदी को हमारे संविधान ने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। अंग्रेजी की मानसिकता जो है, जो दूसरा संकल्प उन्होंने कहा था, गुलामी की मानसिकता हमको नहीं चाहिए, तो ये अंग्रेजी जो है वो भी एक मानसिकता का प्रतीक है। इससे भी मुक्ति के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, और इसके लिए उन्होंने सशस्त्र बलों को सराहा है। सशस्त्र बल यानी आर्म फोर्सेस है, उनकी तारीफ की है। पहली बार हॉवित्जर नाम की जो तोप है, जो भारत में निर्मित है, स्वदेश में बनी हुई है, 75 साल बाद 76वें स्वतंत्रता दिवस के दिन उस तोप के द्वारा 21 तोपों की सलामी जो है राष्ट्रीय झंडे को दी गई। तिरंगे को सलामी के लिए अभी तक हम विदेशी तोपों पर निर्भर थे, ये 75 साल बाद पहली बार हुआ। ये गर्व का विषय है, ये आत्मनिर्भर बनता भारत है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से 300 प्रोडक्ट जो हैं रक्षा क्षेत्र के, डिफेंस सेक्टर के, उनके लिए आर्म फोर्सेस ने यानी सैन्य बलों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इन 300 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, इनका आयात नहीं करेंगे। और इस संकल्प ने भारत को रक्षा क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का प्रयास किया है। और इससे उन्होंने कहा कि इस आत्मनिर्भर भारत के भविष्य के बीज इस संकल्प में है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान में लगातार जय जुड़ता जा रहा है। 1965 के पाकिस्तान के युद्ध के समय दिया गया यह नारा उस समय की परिस्थितियों के लिए बहुत अनुकूल था, हमेशा ही अनुकूल रहेगा। ये जय जवान जय किसान हमेशा ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे इसमें जय विज्ञान जोड़ा गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ों का अनुसंधान हो रहा था, हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गए थे, तो कहा कि जय विज्ञान भी होगा। और 2019 में जालंधर के जो
राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस, नेशनल साइंस कांग्रेस यानी राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस जो हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान, क्योंकि हम लगातार इनोवेशन कर रहे हैं, हम लगातार नवाचार कर रहे हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं, तो ये इनोवेशन, ये इन्वेंशंस, ये डिस्कवरीज हमको अनुसंधान के लिए प्रेरित कर रही है। हमने डिजिटल इंडिया को अपनाया है, नया इनोवेशन हुआ, और दुनिया का 40% यानी 40% डिजिटल पेमेंट जो है वो भारत अकेले करता है। उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल इंडिया है ये देश में आने वाले दशक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के हर दूसरे पहलू में 3 बड़े बदलाव लाएगा। इसने संचार की क्रांति ला दी है, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हुआ है। हम बैठे बैठे कहीं पर भी बात कर लेते हैं, वो भी वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं। हमारी नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स और एआई के माध्यम से हम हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हेल्थ सर्विसेज हमारे लिए बहुत अच्छा करने वाली है। और एजुकेशन सेक्टर में हमने कोरोना के टाइम पर देखा किस प्रकार से लॉकडाउन के समय पर भी हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर पा रहे थे और कर रहे हैं। डिजी लाइब्रेरी, अलग अलग प्रकार की वेबसाइट्स, अलग अलग प्रकार के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, हमको आसानी से सूचनाएं उपलब्ध करा देते हैं। उन्होंने रसायन मुक्त खेती की बात कही है। केमिकल फ्री एग्रीकल्चर होनी चाहिए, केमिकल फ्री फार्मिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर को स्वास्थ्य मिले। हमको प्राकृतिक नेचुरल खेती की तरफ जाना चाहिए। हमने यानी भारत सरकार ने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम प्लानिंग जो की है, तो वो यानी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसके तहत लोग जो है किसान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े। और उन्होंने 30,000 क्लस्टर बनाए गए हैं देश भर में, जिसमें लाखों किसानों का इसमें लाभ मिल रहा है। किसान जो है वो लगातार प्रगति के पथ पर बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार चिंतित है। और जो नेचुरल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, प्राकृतिक कृषि की बात हो रही है, ऑर्गेनिक खेती, कार्बनिक खेती की बात हो रही है, तो ये केवल बात ही नहीं हो रही है, ये हमारे भविष्य से इसका संबंध है। पर्यावरण प्रदूषण कम हो, हम दूसरे पर यानी पेट्रोलियम पदार्थों कम आत्मनिर्भर बने, पेट्रोल पदार्थों पर हमारा कम आयात हो, पेट्रोल पदार्थों के ऊपर कम खर्चा हो, इसके लिए 10% एथेनॉल जो है हमने समय से पहले उसका मिक्सिंग कर ली है। और 2025 तक 20% इसको मिक्सिंग का टारगेट रखा है, जिसे हम समय से पहले पूरा कर लेंगे। और गांव जो है वो हमारे डिजिटल इंडिया को साकार करेंगे, ऐसा हम पहले बता चुके हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में महिलाओं के सम्मान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा हमारा मूल कर्तव्य, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें लिखा गया है कि ऐसी हर बात को छोड़ देंगे जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। क्या हम ऐसा कर पाए हैं आज? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो महिलाओं की गरिमा को ठोस न पहुँचे, इसका भी संकल्प लेना है हमको। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं हैं उन्होंने जो 75 वर्षों में योगदान दिया है, अगले 25 वर्षों में हमको उससे ज़्यादा उनका योगदान लेना है। इसीलिए महिला हर एक क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं, अपने वजूद को स्थापित कर रही हैं और इस भारत भूमि को लगातार विश्व शक्ति की तरफ बनाने की तरफ अग्रसर हो रही है। वर्ल्ड पावर बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है, और इसका लक्ष्य रखा है 1947 से 100 साल बाद यानी 2047, जब हम 100वीं वर्षगांठ मारेंगे। मोदी जी ने कहा हम बेटियों को जितना ज़्यादा अवसर देंगे, सुविधाएं बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, वह बहुत कुछ लौटा कर देगी। अमृतकाल के सपने को पूरा करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर उसमें हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी तो लक्ष्य समय से पहले पूरा हो सकता है। यानी हम आधी आबादी को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे थे। उसकी शक्ति का जब तक उपयोग नहीं करेंगे, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे जिसका हमने सोचा है। और ये संकेत है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी
महिला आरक्षण के विषय को भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लगातार 2014 से ही हम देख रहे हैं जब जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो बात कही है वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त की है। तो कहीं ना कहीं इसमें संकेत है कि जो लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का बिल है वो कई सालों से अटका हुआ है, वो धीरे धीरे उसको हम पास करवा सकें और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। इन सब के बीच में जागरण ने अपना एक आर्टिकल दिया है, और वो आर्टिकल दिया है कि विकसित होने की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो पहला चैलेंज तो यही है कि विकसित यानी डेवलप्ड होने की शर्त क्या है, किसे कहते हैं डेवलप कंट्री, किसे कहते हैं डेवलपिंग कंट्री, ये बड़ी चुनौती है। तो इसकी कहीं पर भी एक डेफिनेशन नहीं है, एक डिसाइडेड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं जिस देश में एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, ये व्यवस्था अच्छी है तो वो विकसित देश माना जाएगा। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है तो ये विकसित देश नहीं माना जाएगा। एक विकसित देश होने की विशेषताएं क्या है? विशेषता है हाई जीडीपी यानी उच्च जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय का ज़्यादा होना, पर कैपिटा इनकम हाई होना। दूसरा, अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री से ज़्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा सर्विस सेक्टर, आप जो काम करते हैं, भारत इस दिशा में बहुत आगे है। मानव विकास सूचकांक के मामले में देश की स्थिति अच्छी रहना। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कोई देश आगे होना। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो मानव के, ह्यूमन के जितने भी पहलू हैं, जितने भी आयाम हैं, उन सबको ध्यान में रखा जाता है। उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होना। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं, रोड है, रेलवे है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इनकी उन्नत यानी इनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से राष्ट्रों की कैटेगरी बांटी है, देशों की कैटेगराइज किया है। अब देश जो 1085 डॉलर से कम प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वाले जो देश हैं उनको लोअर इनकम कंट्रीज कहते हैं, निम्न आय वाले देश कहते हैं। जो 1086 से 4255 डॉलर की आय वाले के प्रति व्यक्ति आय वाले देश हैं, उनको हम रखते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज यानी निम्न मध्यम आय वाले देश। और जो 4256 से 13205 डॉलर की आय वाले देश हैं, उनको हम रखते हैं हाई मिडिल इनकम कंट्रीज, उच्च मध्यम आय वाला देश कहते हैं। और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम वो 13205 से अधिक है, वो देश कहलाते हैं हाई इनकम कंट्रीज, उच्च आय वाले देश। और भारत की स्थिति जो है वो अभी निम्न मध्यम देशों में आती है, क्योंकि यहाँ पर 2100 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कमाता है। ठीक है, क्या कारण थे कि भारत अभी तक विकसित देश नहीं बन पाया है? तो उसके पीछे कुछ कारण जागरण की टीम ने निकाले हैं। पहला कारण है कि गुलामी की मानसिकता, जिसको दूर करने का संकल्प प्रण जो है प्रधानमंत्री जी ने करवाया है। वो क्या है? गुलामी का दंश, जैसे कल के पेपर में हुआ था, एंगस मेडिसन ने कहा था कि 1500 तक हम 34.4% वर्ल्ड जीडीपी का थे, विश्व अर्थव्यवस्था का थे, और अब हम आज के इसमें कहा गया है कि 1700 ईस्वी में हम विश्व अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी 24.4% रखते थे। ठीक है ना, 24.4% रखते थे। 1950 में ये मात्र 4.2% रह गई थी। ठीक है ना। और जो रेलवे है या अन्य सुविधाएं हैं
वो सब भारत को लूटने के लिए अंग्रेजों ने स्थापित की थी। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद हमने गलतियाँ की हैं। कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, इसको नोट कर लीजिए। वो गलती है, पहली भ्रष्टाचार, दूसरी टेक्नोलॉजी को हम उतनी मजबूती से नहीं अपना पाए हैं, तो टेक्नोलॉजी को अपनाने में हम पीछे रहे। तीसरी, बढ़ती जनसंख्या, यानी जो इंक्रीज पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट जो हुआ उसके कारण से हम पीछे रहे। चौथी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन यानी बहुत बड़ी जनसंख्या का कृषि पर आश्रित होना, कृषि पर निर्भर रहना, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। अगला, हमने अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का योगदान अपेक्षा अनुरूप, यानी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अनुरूप हमने नहीं लिया है। तो ये गलतियां कुछ हमने स्वतंत्रता के बाद की हैं, जिसको अब दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बाद अब भारत को अपेक्षा है 2050 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, अमेरिका और चीन के बाद। क्योंकि फिर भी हमारे पास जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, जिस प्रकार से जनसंख्या है प्रति व्यक्ति आय में, हम तब भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में शायद न पहुँचे जिसके लिए हम तैयार हो रहे थे। बहुत अच्छी खबर है, गुजरात का एक ज़िला है भरूच, वहाँ पर 100% 100% 4 ऐसी स्कीम हैं जो हर व्यक्ति तक पहुँच गई हैं, यानी जो टारगेट ग्रुप है वहाँ तक पहुँच गई, जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँच गई हैं। ये गुड गवर्नेंस का सब्जेक्ट विषय है, टॉपिक है। ये हमारे एथिक्स की केस स्टडी भी हो सकता है, बहुत अच्छी है। ये भरूच जिले की क्या क्या स्कीम्स इसमें लगाई, क्या क्या प्रयास उन्होंने किए हैं, जिससे वो भरूच जिला है वो 100% अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को टारगेट ग्रुप तक पहुंचा सका है। उसमें सबसे पहले उन्होंने एक उत्कर्ष पहल चलाई। वो 4 योजनाएं क्या हैं हम उनको जान लेते हैं। वो 4 योजनाएं, 4 स्कीम्स हैं। राष्ट्रीय वृद्धा सहायता योजना, निराधार वृद्ध वित्तीय सहायता योजना, गंगा स्वरूपा विधवा आर्थिक सहायता, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। ये 4 योजना हैं। इसको कैसे कैसे पूरा किया? सबसे पहले उत्कर्ष पहल नाम से एक अभियान चलाया, और इस अभियान के तहत पहले हेल्पलाइन शुरू की गई, यानी एक फ्री नंबर दिया गया, जिससे आम जन को जानकारी मिल सके इन योजनाओं के बारे में। दूसरा स्टेप उठाया गया, इंटरनेट मीडिया ग्रुप बनाए गए सभी तहसीलों के, और ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर उसके लिए शिविर लगाए गए, और इन शिविरों के माध्यम से लोगों तक बात को पहुंचाया गया। फिर इन शिविरों में जो ज़रूरतमंद थे, जो टारगेट ग्रुप था, जो लक्षित समूह था, उनको चिन्हित करने के लिए दस्तावेज तैयार किए गए, यानी जो ज़रूरत जिन डॉक्यूमेंट्स की थी उनको तैयार किया गया। और अंतिम जो माप अप राउंड था उसमें जो यूथ थे उनको कहा गया, जो इस योजना के लिए पात्र हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, उन लोगों को तलाशा जाए और उनका पंजीकरण करवाया जाए, और हर एक पंजीकरण, हर एक रजिस्ट्रेशन पर उस पर्टिकुलर यूथ को 500 रुपये इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन राशि दी गई। इससे वो लोग तन मन धन से लगे, और रिजल्ट हमारे सामने है कि हम सब प्रतिशत योजना को दे सके। तो इस प्रकार के कार्य प्रणाली हम कर सकते हैं, हमारे ज़िले में भी हो सकता है। इस प्रकार की योजनाओं की, इस प्रकार की कार्यशैली को देख करके देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से लोग, यानी जो जिला प्रशासन है उसको अपना सकता है। इसमें सबकी भूमिका होती है, केवल जिला प्रशासन नहीं है, इसमें वहाँ रहने वाले निवासियों की भूमिका है, प्रतिनिधियों की भूमिका है, सरकारी कर्मचारियों की भूमिका है, युवाओं की भूमिका है, महिलाओं की है, NGOs की है, सबकी भूमिका रहती है। इसीलिए ये आपका कई पेपरों में इसका यूज हो सकता है, इस खबर का। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि संविधान के प्रति विश्वास कम करने की सभी की समान भूमिका है, यानी वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सबकी समान भूमिका है। वो लोगों में संविधान के प्रति विश्वास पैदा करे, लेकिन न्याय देने का जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई है। ये हमारे जो सिलेबस है उसमें विवाद निवारण तंत्र की बात की है, सेकंड पेपर में आता है, यानी डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम जो है
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है किस प्रकार से हमारे संविधान का जो DPSP है उसका आर्टिकल 38 क्या कहता है कि शासन की जिम्मेदारी है न्याय देना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना। वहीं हमारे देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि हमारे देश की इस समय वर्तमान में, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, एक अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है, अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है और उन्हें देश की समस्याओं के निस्तारण के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा। एक अगली खबर है, आतंकी घटना में मृत्यु की अनुग्रह राशि को सबके लिए, यानी जितने भी लोग हैं वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको अगर कोई आतंकी घटना का शिकार हो जाता है व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो बलिदान हो जाता है, तो उसको 25 लाख रुपए जो है वो अनुग्रह राशि दी जाएगी, उसके परिवार वालों को दी जाएगी। ठीक है, ये किसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो राज्य विरोधी तत्व हैं उनका सामना करने के लिए स्थानीय निकायों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें सुरक्षा की भावना पैदा हो, उन्हें ये हो कम से कम हमारे, अगर मुझे कुछ होता है तो हमारे परिवार की देखरेख करने के लिए कुछ है, कोई है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संकट में खेती, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, इसके लगातार उत्सर्जन से, बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन से, इसके एमिशन से क्या हो रहा है, हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं, क्या बढ़ रहा है लगातार, टेम्परेचर, तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। इससे न केवल फसलों के उत्पादन पर यानी प्रोडक्शन पर फर्क पड़ रहा है, बल्कि इससे फसलों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर भी फर्क पड़ रहा है। जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृषि की जो उत्पादकता है यानी उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाने में उपजाऊ मृदा यानी फर्टाइल सॉइल, नमी यानी मॉइस्चर, अनुकूल वातावरण और उसके जो एटमॉस्फेयर है वो अनुकूल हो, और तापमान पर्याप्त सफिशिएंट क्या हो, वर्षा हो, प्रेसिपिटेशंस हो, कीट पतंगों से बचाव हो। इन सभी मानकों के आधार पर फसल की उत्पादकता बढ़ती है और इनमें लगातार परिवर्तन आ रहा है। कहा गया है कि इसके जोखिमों से निपटने के लिए कृषि नीति में जरूर सुधार करने की आवश्यकता है। जरूरी सुधार कौन कौन से सुधार हो सकते हैं कृषि नीति में, इसको हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित 4 आयाम कौन कौन से हैं? फूड सिक्योरिटी संबंधित 4 डायमेंशंस इसमें स्पष्ट कहा है। पहला है खाद्य की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। दूसरा है खाद्य की एक्सेस ऑफ फूड, फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी, खाद्य की पहुंच, खाद्य उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड यूटिलिटी, और अंतिम है खाद्य प्रणाली स्थिरता, फूड सिस्टम स्टेबिलिटी। यानी कभी बहुत ज़्यादा हो जाए, कभी बिल्कुल ना हो, ऐसी स्थिति नहीं हो, उसकी स्टेबल हो, तभी खाद्य सुरक्षा जो है हम कह सकते हैं बनी हुई है। ये बड़ा मुद्दा है फूड सिक्योरिटी। पेपर GS 3 का पार्ट है, हमारे पेपर 1 का भी पार्ट है हमारे। इसमें कहा गया है कि अगले इस सदी के यानी इस सेंचुरी के समाप्ति तक 3.5 यानी 3.7 से लेकर के 4.8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और उससे होगा क्या? उससे होगा कि जो फसलें हैं, चाहे गेहूं है, जौ है, सरसों है, आलू खेती है, इन तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से इनकी पैदावार कम हो जाएगी। क्यों? इनको ठंडक चाहिए। और कुछ जो फसलें हैं गर्मी की और उनको ज़्यादा गर्मी मिल गई तो उनमें प्रॉपर दाना नहीं पड़ेगा, उनकी पैदावार कम हो जाएगी, वो डिटेरिएट हो जाएगी। जैसे मक्का है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, इनका क्षरण हो जाएगा, इनमें दाना ही नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भी तो कम पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? भूखमरी की स्थिति आ जाएगी, खेती करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तापमान वृद्धि से वर्षा में कमी हो जाएगी, जिससे मिट्टी जो है उसकी नमी कम हो जाएगी। जब मिट्टी में नमी कम हो जाती है, जो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो हम उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? केमिकलाइज्ड नाइट्रोजन का, यानी हम रसायन का प्रयोग करेंगे। और रसायनों के प्रयोग से
खेती में की उर्वरकता, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो कम हो जाएगी। फर्टिलिटी कम होने के साथ साथ जो गुणवत्ता है किसकी, फसल की, वो भी कम हो जाएगी। हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। जो क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स है उसमें, यानी जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक है, उसमें भारत टॉप 20 में आता है। और पिछले 40 सालों में 0.5% जो है टेम्परेचर बढ़ा है, 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। इससे हुआ क्या है, इससे सूखा, तूफान, बाढ़, यानी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदा हैं, वो बढ़ी हैं। और भारत देश में स्पेशली छोटे छोटे किसान हैं, स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, और छोटे किसानों की आय पर तुरंत प्रभाव पड़ जाता है अगर इसके पास छोटा सा खेत है, क्योंकि वो खेत पे डिपेंडेंट है। बाढ़ आ गई, उसकी फसल बह गई, या उस पर पैदा नहीं हुआ, कुछ सूखा हो गया, तो वो तुरंत, इसको कहते हैं मार्जिन पर खड़े हैं हम, तुरंत वो भूखमरी की स्थिति में आ जाता है, बेरोजगार की स्थिति में आ जाता है। यानी इस बढ़ते तापमान के कारण भारत पर भी इस क्लाइमेट चेंज का संकट गहराता जा रहा है, और हमको ऐसे उपाय करने की ज़रूरत है जिससे जो किसान हैं वो जलवायु परिवर्तन के जो कारण हैं उससे उत्पन्न होने वाली कठिनाई हैं उनका सामना कर सकें, और फसल का उत्पादन कर सकें, फसल को अच्छे से उत्पादित कर सकें और अपना समुचित लाभ ले सकें। ये हमको बताता है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो केवल टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, यानी ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता है, उससे हम आगे आने वाले समय में भूखे मरने की स्थिति हमारी हो सकती है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ये देश को भुगला करने वाली धांधली, यानी जो शिक्षक भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर के आर्टिकल लिखा हुआ है। जगमोहन सिंह राजपूत ने, ये हमारे जो NCERT है उसके डायरेक्टर रहे हैं पूर्व, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। इसको हम समराज रूप से आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षक जो है वो किसी भी देश के भविष्य का निर्माता होता है, तो शिक्षक का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आज जो शिक्षक अगर पैसा दे करके अगर लगा है, अगर शिक्षक सिफारिश से लगा है, तो वो शिक्षा को उतने अच्छे से नहीं पहुंचा पाएगा। जब हम विश्वगुरु थे तो हमको विश्वगुरु किसने बनाया, उन गुरुकुलों के गुरुओं ने बनाया था, तो उनका सम्मान पुनः होना चाहिए, हमें अनादर नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो है उसकी मर्यादा, उसका सम्मान जितना बढ़ेगा, कोई भी देश उतना ही विकसित होगा, कोई भी देश उतना ही वैभवशाली होगा, क्योंकि गुरु के सम्मान से ही किसी देश का सम्मान टिका हुआ है। और आज हम देखने को मिल रहा है कि गुरु का सम्मान लगातार कम हो रहा है। ये बड़ी चुनौती है। इस आर्टिकल का कुल मिला करके यही सारांश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त रहनी ही चाहिए। वैसे संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा का हमने आर्टिकल पढ़ा अभी कल क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो खाद्य सुरक्षा के बाद जो है हम खाद्य सुरक्षा, हमारे पास पर्याप्त है अनाज, भारत पर्याप्त अनाज पैदा कर रहा है। कहते हैं ना, भारत के पास पूरी दुनिया को खिलाने के लिए अनाज है, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है, उत्पादकता कम है। प्रोडक्शन बहुत है क्योंकि हमारे पास रकबा बहुत है, हमारे पास खेती लायक ज़मीन बहुत है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हम विश्व में दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है। हमारे पास मोटे अनाज भी बहुत सारा होता है, फल सब्जियाँ, मांस, इनके उत्पादन में हम शीर्ष देशों में यानी टॉप के कंट्रीज़ में आते हैं। लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी कम है। आप देखिए, गेहूँ के उत्पादन में हमने जो 24.5% लगभग 24.5 करोड़ टन जो होता था, वो आज हम 34.5 करोड़, लगभग 34.45 करोड़ टन पर पहुंच गए हैं इन 75 वर्षों में। जो है एक दशक में, 10 सालों में, 1950 में हम मात्र 5.82 करोड़ टन खाद्यान्न पैदावार करते थे। ठीक है, जो अब कितना हो गया है, 34.45 करोड़। कितने आगे पहुंच गए हम, 7 गुना लगभग हम इसमें बढ़ गए हैं। लेकिन हमने जो हरित क्रांति की उसमें हम एकांगी विकास की तरफ चले गए। गेहूँ, चावल, चीनी, इनका खूब उत्पादन हुआ, लेकिन दलहन, तिलहन ये कम होने लगे। हम आज भी दलहन तिलहन पर, आयात पर निर्भर हैं दलहन तिलहन के लिए। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हमारा हर साल जो है, जो विदेशी मुद्रा है 1 लाख करोड़ रुपए की, वो हम किस पर खर्च कर रहे हैं, दलहन तिलहन को इंपोर्ट करने पर खर्च कर रहे हैं। चीन में गेहूं की उत्पादकता जो है
वो सर्वाधिक है, 5,408 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं अमेरिका में 3,539 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और भारत में मात्र 3,408 है। चावल की उत्पादकता जो चीन में 6500 किलो प्रति हेक्टेयर है, भारत में मात्र 2350 है। कितना अंतर है। अगर हम इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे तो दुनिया को हम बहुत सब्सिडाइज रेट पर दे सकते हैं। दूध का उत्पादन हम सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे पास मवेशी बहुत है, लेकिन प्रोडक्टिविटी देखिए, इंग्लैंड में प्रति दुधारू पशु यानी एक दुधारू पशु एक दिन में 25.6 किलो दूध देता है। अमेरिका में वो 32.8 किलो दूध देता है। इजराइल में वह 38.6 किलो दूध देता है। भारत में मात्र 7 से 8 किलो दूध देता है। इतनी कम है, लेकिन हमारे पास पशुओं की संख्या बहुत है, इसलिए हमारे पास दूध भी बहुत होता है, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। फिशरीज यानी मत्स्य पालन हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। पिछले 10 सालों में जो है हम लगभग डबल जो है हमने मत्स्य उत्पादन किया, लेकिन इसमें इनलैंड यानी जो भूमि के अंदर, भारत की भूमि के अंदर हो रहा है वो ज़्यादा है, जबकि भारत की 7,500 किलोमीटर की लंबी समुद्री सीमा रेखा है जहाँ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कर सकें और बहुत सारी विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन रिजर्व हम ला सकें। आगे बढ़ते हैं। हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव, उन्होंने कहा है 2028-29 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके लिए उसको लगातार 5 साल तक 9% की क्या करनी पड़ेगी, लगातार 9% की विकास दर को हासिल रखना पड़ेगा, बनाए रखनी पड़ेगी। 9% ग्रोथ से हमको बढ़ना होगा आर्थिक विकास दर। उन्होंने 8 प्रमुख चुनौतियां गिनाई हैं भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। वो 8 प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं उनको नोट कर लीजिए आप। पहली चुनौती है निवेश में वृद्धि, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरी है उत्पादकता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, एजुकेशनल एंड हेल्थ रिफॉर्म। अगली है रोजगार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। उसके बाद है कृषि उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, मेंटेनिंग और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वैश्विक रुझानों का प्रबंधन, मैनेज ऑफ ग्लोबल ट्रेंड। वैश्विक रुझान किधर जा रहे हैं, क्या चल रहा है विश्व में, उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी चीज़ों को मैनेज करने की आवश्यकता है। और अंत में है गवर्नेंस रिफॉर्म, शासन में सुधार। ये 8 जो है प्रमुख चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, इनसे हमें पार पाना है। और उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जो राज्य और केंद्र के बीच में जो फ्री बीज वाला मुद्दा है उसको भी उठाया, यानी जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं वो बांटने का उसको कहा कि सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, उसके लिए चयनात्मक होना चाहिए कि कर्ज के पैसे से वो मुफ्त में क्या दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, ताकि आने वाले पीढ़ियों पर हम कर्ज न छोड़ के जाएँ, बोझ न डाल के जाएँ, आगे आने पीढ़ियों को आगे बढ़ने के मौके दें। आगे बढ़ते हैं। तालिबान शासन में आधी आबादी बराबरी से वंचित संयुक्त राष्ट्र की जो अवर महासचिव है, अवर जनरल सेक्रेटरी है और संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक हैं सीमा बाहोस, उन्होंने कहा है कि तालिबान में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, महिलाओं को शिक्षा से वंचित। एकमात्र ऐसा देश है जिसको हाई स्कूल की शिक्षा तक महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के राइट्स उनके पास नहीं है, कोई किसी प्रकार के उनके पास पार्टिसिपेशन नहीं है, उनको बाहर भी घूमना है तो बिना किसी गार्जियन के वो बाहर भी नहीं जा सकती है। तो इस बात को इंगित किया है GS1 और GS2 में आएगा। जापानी PM किशिदा का वादा फिर कभी नहीं करेंगे युद्ध। तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, उन्होंने कल यानी 15 अगस्त के दिन जो जापान के समर्पण की बरसी थी, उस जापान ने जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समर्पण किया था 15 अगस्त को 1945 को, उसकी बरसी के दौरान बोले क्योंकि चीन और दक्षिण कोरिया जो है, साउथ कोरिया एंड चाइना, ये नाराज़ थे जापान से, क्योंकि
यासुकुनी मंदिर है वहाँ पर, यासुकुनी श्राइन नाम से हम उसको जानते हैं। यासुकुनी श्राइन जो है वो वहाँ पर युद्ध के लिए जाना जाता है, और उस मंदिर पर जापान के 2 मंत्री गए और वहाँ पर उन युद्धबंदियों को याद किया गया, उनका सम्मान जहाँ पर किया गया था, और इसके लेकर के चीन नाराज़ था, और उस नाराज़गी को बैलेंस करने के लिए संकल्प उन्होंने कहा लेते हैं हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे। ये जापान का वादा है, क्योंकि जापान से जब समझौता हुआ अमेरिका का तो उस समय ही युद्ध नहीं करने का उन्होंने उस पर एग्रीमेंट कर रखा है, क्योंकि उसकी बाह्य सुरक्षा जो है वो अमेरिका ही देखती है। अंत में एक छोटी सी बात कि थोड़ा हंस भी लो जी। एक बड़ी मज़ेदार खबर है, मात्र 30 सेकंड इसमें लगेंगे। बेंगलुरु की घटना है। बेंगलुरु की घटना में एक व्यक्ति एरोप्लेन में बैठता है और अपनी प्रेमिका से चैट कर रहा होता है। बगल में बैठी महिला को उस पर शक होता है कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, उस पर शंका होती है, और जब वो अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है चैट पे, उसमें वो लिख देता है यू आर अ बॉम्बर, और जैसे ही वो उसकी नज़र उसके मोबाइल पर जाती है, वो कहता है, और महिला अपने जो क्रू मेंबर थे उनको इसकी शिकायत कर देती है कि यू आर अ बॉम्बर, मतलब इसमें कहीं ना कहीं बॉम्ब है। उस फ्लाइट को रोक लिया जाता है, और वो जो क्रू मेंबर हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना देते हैं, और ये लगभग 6 घंटे तक ये सब वाक़या चलता रहता है। उस व्यक्ति को उतारा जाता है। जो महिला है उसी एयरपोर्ट से वो भी कहाँ जा रही होती है, जो उसकी प्रेमिका है वो बेंगलुरु जा रही होती है, और ये जो व्यक्ति है वो मुंबई की फ़्लाइट में बैठा होता है। तो फ्लाइट 6 घंटे देर होती है, उस व्यक्ति को उतारा जाता है। जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि ये चैट कर रहे थे, ये 2 मित्रों के आपसी बातचीत का मामला था, और उसके चक्कर में एक शख्स ने जो है पूरी फ्लाइट को डिले कर दिया। तो इसी के साथ आज का ये न्यूज एनालिसिस कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लंबा हो गया है थोड़ा, लेकिन इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कल से हम इसको छोटा करने का प्रयास करेंगे। समाख्या IAS के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं और आपको क्या अपेक्षा है। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।